हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के लेक्चर में हम आपके लिए यूनिट सेकेंड में जो टॉपिक चल रहे थे सामान्य लक्षण, उसमें हम छठे नंबर का सामान्य लक्षण लेके आ रहे हैं और उस लक्षण का नाम है घनत्व। जो बच्चे आज नए जुड़े हैं उनके लिए बता देते हैं, यूनिट सेकेंड चल रही है। सर कितना पढ़ाया बता रहे हैं, सब बात आपको बता रहे हैं। जो भी बच्चे न्यू जुड़े हुए हैं उनको एक बात बता देते हैं, यूनिट सेकेंड बच्चों मैंने अभी तक जो पढ़ाया है उसमें मैं आपको बता देता हूँ। यूनिट सेकेंड में मैंने केवल द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के सामान्य लक्षणों के बारे में पढ़ाया है। उन सामान्य लक्षणों में भी मैंने अभी तक केवल 5 लक्षण पढ़ाए हैं। वापस से उन सब के आपको नाम बता देता हूं मैं। देखिए बच्चों, मैं आपको इसके नोट्स भी लिखवा रहा हूं। मैंने पांचों टॉपिक के नोट्स भी लिखवा दिए हैं और आज हम छठे टॉपिक से नोट्स लिखना प्रारंभ करेंगे। समझिए बच्चों, पहला टॉपिक मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिया है, ईसी लिया है। दूसरा टॉपिक मैंने धात्विक प्रकृति ली है, मेटेलिक नेचर ली है। तीसरा टॉपिक मैंने परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या ली है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर लिया है। चौथा टॉपिक मैंने संकुलन लिया है, कॉम्प्लेक्सेशन लिया है। पांचवा टॉपिक मैंने परमाणुीय तथा आयनिक त्रिज्या ली है, एटॉमिक और आयनिक रेडियस ली है। बच्चों आज हम ले रहे हैं डेंसिटी, घनत्व। घनत्व किसका? 4D और 5D श्रेणी के तत्वों का। पहले आप समझिए, उसके बाद में मैं आपको लिखाऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि डी ब्लॉक की जितनी धातु होती है वो सब क्या होती है? निबिड़ संकुलित होती है, पास पास होती है। अतः पास पास होने के कारण इनका घनत्व तो उच्च होना ही चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि इनका घनत्व जो होता है एस व पी ब्लॉक के तत्वों से भी ज्यादा होता है। अगर हम बात करें 4D श्रेणी में तो 4D और 5D दोनों, देखो द्वितीय संक्रमण श्रेणी को हम 4D श्रेणी कहते हैं, तृतीय संक्रमण श्रेणी को हम 5D श्रेणी कहते हैं। तो बच्चों दोनों श्रेणियों में केवल एक अपवाद है, इट्रियम। इसका जो घनत्व होता है 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से कम होता है, बल्कि इसके अलावा जितने भी तत्व होते हैं उन सब का घनत्व 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा ही होता है। अपवाद क्या है? केवल यहाँ इट्रियम। अब आपसे कोई पूछे कि भाई इनका घनत्व बढ़ता क्यों है, तो आप सबको पता है कि इनमें डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तो नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, तो इनका परमाणु आकार बढ़ना चाहिए, द्रव्यमान में वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होकर इनके घनत्व में वृद्धि हो जाती है। घनत्व के मान में यह वृद्धि ज्यादा किसमें है? तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों में। क्यों है? आपको पता है, वहां लैंथेनाइड संकुचन लगता है। लैंथेनाइड संकुचन के कारण परमाणु का आकार छोटा हो जाता है। परमाणु का आकार क्या हो जाता है बच्चों? छोटा हो जाता है। तो बच्चों उस परिस्थिति में क्या होता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि हो जाती है
अगर आप देखेंगे प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होगी, तो उस स्थिति में जो परमाणु है वो बिल्कुल पास-पास में आ जाएँगे और घनत्व बढ़ जाएगा। तो बच्चों, जो भी बात मैंने आपको समझाई है, अब आपको 1 बाय 1 करके लिखना है। टॉपिक नंबर 6 सभी डाल दीजिए, घनत्व। चलिए, अब हम इसमें लिखते हैं। लिखिए बच्चों, घनत्व के बारे में। सभी संक्रमण तत्वों के घनत्व उच्च होते हैं। इट्रियम अपवाद को छोड़कर इट्रियम अपवाद को छोड़कर सभी तत्वों का घनत्व 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा होता है। 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा होता है। नेक्स्ट एरो में लिखेंगे, दोनों श्रेणियों के घनत्व एस व पी ब्लॉक के तत्वों की तुलना में अधिक होते हैं, क्योंकि दोनों श्रेणियों के तत्वों में इलेक्ट्रॉन के भीतरी कक्षों में प्रवेश करने के कारण इनका नाभिकीय द्रव्यमान तो बहुत बढ़ जाता है। नाभिकीय द्रव्यमान तो बहुत बढ़ जाता है, लेकिन परमाणु के आकार में कोई वृद्धि नहीं होती। इसलिए इनके घनत्व के मान बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, तीसरी श्रेणी के तत्वों में घनत्व के मान बहुत तेजी से बढ़ते हैं, क्योंकि लेंथेनाइड के 14 तत्वों के कारण नाभिकीय आवेश में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है, जिससे परमाणु आकार बढ़ने के स्थान पर छोटा होने लगता है। जिससे घनत्व के मान में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है।
तो बच्चों ये टॉपिक था घनत्व। यदि आप सभी ने घनत्व के नोट्स लिख लिए हो तो मैसेज में मुझे लिख के बताएं कि आपने टॉपिक लिखा है या नहीं लिखा है। टेल मी अबाउट। लिख लिया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ओके बेटाओ, चलिए हमारा ये सामान्य लक्षण का छठा टॉपिक कंप्लीट हुआ। ओके, अब हम सातवें टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। सातवां टॉपिक है हमारा गलनांक व क्वथनांक, एमपी एंड बीपी। टॉपिक डाल लीजिए सभी। चलिए बच्चों, मैं आपको बीपी एमपी से संबंधित बात बताता हूं। जितने भी संक्रमण तत्व होते हैं, आप सबको पता है ये धात्विक प्रकृति के होते हैं। अगर हम केवल और केवल 4D व 5D श्रेणी के तत्वों की बात करें तो इनके बीपीएमपी के मान 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होते हैं। समस्त 4D व 5D श्रेणी के तत्वों के गलनांक 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होते हैं। लेकिन अगर हम तीन तत्वों की बात करें, टेंटेलम, टंगस्टन और रीनियम, टेंटेलम, टंगस्टन व रीनियम, इनके जो गलनांक है वो 3000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होते हैं। बहुत होता है टेम्परेचर। लेकिन 4D और 5D श्रेणी में ऐसे भी तत्व है जिनके गलनांक अपवाद स्वरूप बहुत कम होते हैं, जैसे कि कैडमियम व मरकरी। इन दोनों की गलनांक जो है बहुत कम होते हैं। मरकरी का गलनांक तो -39 डिग्री सेल्सियस होता है। अतः यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसका गलनांक इतना कम होने के कारण इसका उच्च आयनन विभव है। एक खास बात और है इसमें कि यह एक वाष्पशील धातु और है तथा इसकी द्रव अवस्था में विषैली प्रकृति भी होती है। कौन सी प्रकृति होती है? विषैली प्रकृति भी होती है। तो बच्चों, हमसे अगर स्पेसिफिक बातें पूछेंगे तो हमें सबसे ज्यादा फोकस होना है मरकरी के ऊपर। क्वेश्चन बीपीएमपी में अगर बनते हैं तो वो मरकरी का ही क्वेश्चन बनता है, आधे नंबर का। बाकी और इसमें कोई स्पेसिफिक बात नहीं है। तो बच्चों, आप सभी टॉपिक लिख ले, गलनांक व क्वथनांक। आपने अगर टॉपिक लिख लिया हो तो इसमें एरो वाइज आप लिखते जाइए। पहला एरो लिखिए, संक्रमण धातुओं के गलनांक व क्वथनांकों के मान सामान्यतया 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होते हैं।
1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होते हैं, लेकिन टेंटेलम, टंगस्टन व रीनियम के गलनांक 3000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी होते हैं। 3000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी होते हैं। ओके फ्रेंड, अब आप नेक्स्ट रो में लिखना, अपवाद स्वरूप कैडमियम व मरकरी के गलनांक बहुत कम होते हैं। कैडमियम व मरकरी के गलनांक बहुत कम होते हैं। मरकरी का गलनांक -39 डिग्री सेल्सियस होता है। -39 डिग्री सेल्सियस होता है। अतः यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट एरो में लिखना, मरकरी का गलनांक कम होने का कारण इनका उच्च आयनन विभव है। मरकरी का गलनांक कम होने का कारण इनका उच्च आयनन विभव है, अर्थात उच्च आयनन विभव के कारण इनके इलेक्ट्रॉन बंधन में भाग नहीं लेते। बंधन में भाग नहीं लेते। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, उच्च आयनन विभव के कारण ही मरकरी का वाष्प घनत्व उच्च होता है। और इनकी वाष्प उत्कृष्ट गैसों के समान एकल परमाणुवीय होती है। और इनकी वाष्प उत्कृष्ट गैसों के समान एकल परमाणुवीय होती है। नेक्स्ट एरो में लिखना, मरकरी में दोनों कोष पूर्ण पूरित, मरकरी में दोनों कोष पूर्ण पूरित होने के कारण इसे संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। ओके बच्चों, ये अपना टॉपिक फिनिश हुआ, गलनांक व क्वथनांक। चलिए, आपने नोट्स लिख लिए हो तो यस करें, चैट में मैसेज करके लिखे। आप नोट्स लिख पाए कि नहीं लिख पाए?
ओके, वेरी गुड। ओके बेटाओ। चलिए बच्चों, हम अब लेते हैं आयनन विभव। अगला आप टॉपिक लेंगे आयनन विभव। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव। बच्चों, इनके आयनन विभव एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों से अधिक होते हैं। अधिक कहना तो उचित नहीं होंगे, मध्यवर्ती कह देते हैं अपन, क्योंकि एस ब्लॉक से तो ज्यादा है, पी ब्लॉक से कम है। तो संक्रमण तत्वों के आयनन विभव एस व पी ब्लॉक के तत्वों के मध्यवर्ती होते हैं। लगभग मान भी होता है इनका 500 से 1000, इन दोनों की रेंज में 500 से 1000 किलो जूल पर मोल की रेंज में इनके आयनन विभव होते हैं। अगर इनका आयनन विभव ज्यादा है तो बच्चों इनमें विद्युत धनीय गुण कम होंगे। इनके विद्युत धनीय गुण क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। और साथ में इनमें आयनिक गुण की तुलना में सह संयोजक गुण अधिक होंगे। क्यों? क्योंकि ये उच्च ऑक्सीकरण संख्या में मिलेंगे। अब आपको पता है कि ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या होती है तो फाजांस का नियम लग जाता है। कौन सा नियम लग जाता है? फाजांस का नियम या फायांस का नियम, आप जिसे बोलते हैं। क्योंकि धातु पर जितना आवेश आएगा उस धातु का आकार उतना ही छोटा होगा। और अब समझते हैं कि छोटा से छोटा धनायन छोटे से छोटा धनायन बड़े से बड़े ऋणायन को आसानी से ध्रुवित कर देता है। इसलिए संक्रमण तत्वों में आयनिक बंध की बजाय सहसंयोजक बंध मिलने लग जाएगा और